हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की एजुकेशन जोन में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट वीबीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कि देख रहे हैं हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे वीबीआई है और प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर फर्स्ट जितना भी क्वेश्चन है सारे मैंने छाट के लाया है ऑब्जेक्टिव। यहाँ से जो है आप लोगों को बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हुए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा स्रोत है। तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन, प्रदीप वस्तुएं हैं। प्रदीप वस्तुएं हैं जो प्रदीप उसे बोलते हैं जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे सूर्य, बिजली का जलना, बिजली का बल्ब का जलना, मोमबत्ती। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अप्रदीप वस्तुएं हैं। अप्रदीप वस्तु उसे बोलती हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, पेन और जो भी ऐसा चीज़ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं सब आप लोग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उस प्रकाश कुछ ऊर्जा जो अवशोषित करते हैं उसे कहते हैं प्रकाश, इसे प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश जब आती है तो बहुत सारे हमारे वायु में धूलकण मौजूद रहते हैं जिससे वो अवशोषित कर और चारों तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किरणों के समूह को कहते हैं, बहुत सारे किरण आपस में आते हैं उस किरण को कहते हैं हम लोग किरण पुंज। किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी उसे बोलते हैं जहाँ से किरण जो है आर पार जा सके, जैसे कांच, वायु, पानी, इस सब से जो है किरण जो है आर पार जा सकती है। अगला, पारभासी। पारभासी उसे बोलते हैं जिससे जो है प्रकाश थोड़ा बहुत आर पार जाती है, जैसे तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच आदि, और बहुत सारे ऐसे होते हैं। अगला क्वेश्चन, अपारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी पदार्थ उसे बोलते हैं जिससे किरण आर पार न जा सके, जैसे पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि। आगे चलते हैं हम लोग, जैसे कि आपतन कोण होता है। आपतन कोण कहाँ होता है? आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। आपतन कोण कहाँ होता है? तो आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच होता है। आगे, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण और अभिलंब पर पड़ती है तो परावर्तन, लंबवत पड़ती है तो परावर्तन कोण का मान होता है। जब कोई भी किरण जब लंबवत पड़ती है तो पुनः वह परावर्तन की दिशा उसी दिशा पथ पर लौट जाती है, तो यहाँ पर जो कोण होगा 0 डिग्री बनेगी। आगे चलते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा। दर्पण समतल दर्पण में होता है ऐसा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक काल्पनिक होता है, एक वास्तविक होता है। अगला क्वेश्चन, दर्पण कितने प्रकार के हो सकते हैं? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक गोलीय दर्पण होता है, एक समतल दर्पण होता है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, देख सकते हैं समतल दर्पण का आकार होता है, समतल दर्पण का आकार हमेशा समतल होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। अगला, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक, सीधा और छोटा बनता है वस्तु के आकार के। अगला, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, छोटा और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। डिपेंड करता है कि वस्तु कहाँ रखा हुआ है। आगे आने वाला ऑब्जेक्टिव और करने वाले हम लोग। तो अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? तो प्रतिबिंब की स्थिति ध्रुव पर होगी। आगे हम लोग चलते हैं, जब वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण, अब जो हम लोग अवतल दर्पण में पढ़ने वाले हैं सिर्फ कि अवतल दर्पण में कोई वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनने वाली है। तो हम लोग आगे हम लोग उत्तल दर्पण पर पढ़ने वाले हैं, तो अभी जितना भी हम लोग बोलेंगे आप अवतल दर्पण समझ जाइएगा। तो जब वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण, जब वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगी, सीधा होगी और वस्तु के आकार से बराबर होगी। इसमें आभासी होगा, आभासी मतलब काल्पनिक होता है, और सीधा होगा। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जब वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो दर्पण के पीछे बनेगी।
अगला क्वेश्चन, जब वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक और आकार छूट गया था, तो यहाँ लिखा गया है आकार क्या होगी, यानी कि प्रतिबिंब की आकृति और आकार क्या होगी। तो ये आभासी और सीधा बनेगी और आकार से हमेशा बड़ा बनेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब वस्तु की स्थिति फोकस पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत होगी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन और नीचे रह गया है, तो हम लोग चलते हैं इसकी तरफ। जब वस्तु की स्थिति फोकस पर हो, जब वस्तु की स्थिति फोकस पर हो तो प्रतिबिंब की प्राकृतिक और आकार क्या होगी, तो हमेशा वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु के आकार से बड़ा होगा। ठीक है। तो हम आने वाले सब्जेक्टिव में हम लोग स्पष्ट समझने वाले हैं। अभी हम लोग इसके साथ ऑब्जेक्टिव के साथ अगले वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव भी करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सारे अवतल दर्पण में हैं। अगला क्वेश्चन, जब वस्तु की स्थिति फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, जब वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण में हम लोग सारा अवतल दर्पण में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अभी उत्तल दर्पण आएंगे तो हम लोग बोल देंगे। जब वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच इसका प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन, जब वस्तु की स्थिति फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब की आकृति और आकार क्या होगी, तो यह वस्तु की आकृति वास्तविक और उल्टा होगा और यह आकार से बड़ा होगा, वस्तु के आकार से बड़ा होगा। जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, तो यह वक्रता केंद्र पर ही होगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अवतल दर्पण के लिए था ये। उत्तल दर्पण में हम लोग बोल देंगे। अभी हम लोग अवतल दर्पण में चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब की आकृति और आकार क्या होगा। जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो उसका जो है प्राकृतिक जो होगा वो वास्तविक होगा और उल्टा होगा और इसका आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होगा। जब यहाँ देखे थे हम लोग कि जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, तो बराबर ही होगा उसका आकार, क्या ना। तो अगला क्वेश्चन, जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो तो उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति और उसका आकार क्या होगा। जब वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो तब उसकी जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी और वास्तविक होगा और उल्टा होगा और वस्तु के आकार से छोटा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर होगी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन और नीचे छूट गया है। जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार क्या होगा। जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो उसकी प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है। वास्तविक उसे बोलते हैं जो वास्तव में कटता है, उसे वास्तविक बोलते हैं। काल्पनिक उसे बोलते हैं जो वास्तव में नहीं कटता है, उसे काटा जाता है। ठीक है। तो वस्तु की स्थिति वास्तविक और वस्तु के आकार से आकार जो है वस्तु के आकार से छोटा होगा। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग चलते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। अगर कहीं भी दिया हो इस ऑप्शन में से, सैलून में दिया हो या टॉर्च में दिया हो, टॉर्च में हो या गाड़ी की हेडलाइट में हो या घर में चेहरे देखने के लिए हो, कोई भी ऑप्शन हो आप ठीक मार दीजिएगा। ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग। अगला हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण में अगर कोई वस्तु कहीं रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहला क्वेश्चन, जब वस्तु की स्थिति ध्रुव पर हो, जब वस्तु की स्थिति उत्तल दर्पण में ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। तो जब वस्तु की स्थिति ध्रुव पर हो तो उसका जो है प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब वस्तु की स्थिति ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति प्राकृतिक और प्रतिबिंब की
गलत है यहाँ पे, प्रकृति होगा, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार क्या होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो है आभासी होगा यानी कि काल्पनिक होगा और सीधा होगा, और जो इसका आकार होगा यह बराबर होगा। जबकि यहाँ जो वस्तु जो है जब ध्रुव पर रखा हो तो इसका ध्रुव पर बन रहा है तो आकार क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आगे देखिए, जब वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा अनंत के बीच हो, जब वस्तु जो है ध्रुव तथा अनंत के बीच रखा हो, ठीक है, तो उसकी जो है तो उसका प्रतिबिंब तो उसका प्रतिबिंब कहाँ, मतलब तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति जो है दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा, ठीक है। दर्पण कहाँ पीछे होगा और कहाँ ध्रुव तथा फोकस के बीच होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, जब वस्तु की स्थिति कहाँ उत्तल दर्पण में, अभी हम लोग पढ़े, उत्तल दर्पण खत्म हो गया है। जब वस्तु की स्थिति ध्रुव तथा अनंत के बीच हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार क्या होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगा वो आभासी यानी कि काल्पनिक और सीधा होगा, ठीक है, और वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। जब वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो फोकस पर होगी, कहाँ, उत्तल दर्पण में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब वस्तु की स्थिति कहाँ, उत्तल दर्पण में, ठीक। जब वस्तु की स्थिति यहाँ पे छूट गया उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण, ठीक है। जब वस्तु की स्थिति उत्तल दर्पण पर हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति का आकार क्या होगा, तो आभासी और वस्तु के आकार से बहुत छोटा होगा, ठीक है। आभासी यानी कि काल्पनिक और वस्तु के आकार से छोटा होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलता है। अगला, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग ज़्यादातर गाड़ी के वाहनों के साइड मिरर के रूप में होता है, यानी कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है, ठीक है। अगला, दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। इसी से जो है न्यूमेरिकल बनने वाले हैं सारे फिजिक्स के, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। वक्ता के अंदर फोकस के बीच संबंध क्या होता है, संबंध होता है, ठीक है, संबंध होता है, क्या होता है, वक्ता के अंदर फोकस के बीच संबंध होता है f = r/2, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। गोलीय दर्पण का आवर्धन होता है, गोलीय दर्पण का आवर्धन होता है m जो है आवर्धन को सूचित करता है, और h' जो सूचित करता है वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h जो है सूचित करता है वस्तु की ऊंचाई, जो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को सूचित किया जाता है v से। इसका फॉर्मूला होता है -v/u, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई सूचित किया जाता है v से। कहीं p दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई को u से सूचित किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण का जो ध्रुव होता है और जहाँ से वक्ता केंद्र होता है वहाँ तक का जो दूरी होता है उसको कहते हैं हम लोग त्रिज्या, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये वीडियो का, ठीक है। इसको हम लोग ख़त्म करते हैं यहाँ से। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। ये जो होता है फोकस जो है वक्ता की त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। तो होप यह जो क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए VVI होगा, ठीक है। VVI है। जितना भी क्वेश्चन था मैंने चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन से जो है मैंने आप लोगों के लिए लिया है, और इससे बाहर हमको नहीं लगता कुछ पूछना चाहिए। होप यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए यूजफुल हो। धन्यवाद।